गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप लोग के सामने हाजिर हैं। क्लियर है? तो बिना कुछ बताए हुए शुरू करते हैं। भागिएगा नहीं, पूरा देखिएगा। तो क्या है आज? नीति आयोग क्या है और इसके बारे में विस्तार से चर्चा, मतलब समझ गए कि इसके बारे में हम लोग सब कुछ जान जाएंगे। कब जानेंगे? आज जानेंगे, अभी जानेंगे। चाहे कोई पीसीएस का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, आरआरबी का हो, या कोई भी एनी अदर एग्ज़ाम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएं या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएं, इससे कोई नहीं छूटेगा। देखिए, वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा पहले क्या थी? नीति आयोग से पहले योजना आयोग। अगर सामान्य अर्थों में कहा जाए तो सिंपल यह नाम बदल दिया गया। पहले योजना आयोग, अब हो गया नीति आयोग। तो देखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, लेकिन कुछ अंतर भी है। इसमें नाम हो गया नीति, शब्द ही आ गया नीति शब्द। मतलब क्या होगा? यह थिंक टैंक है, बस यह बताएगा। योजना आयोग पैसा का बंटवारा कर देती थी, लेकिन नीति आयोग में पैसा में हस्तक्षेप नहीं, यह सुझाव देगी, यह विचार देगी। देखिए, बहुत तरह तरह के इंडेक्स लाती है। नीति शब्द राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अंग्रेजी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान क्या है? तो नीति आयोग का हिंदी रूप है। तो देखिए, नीति का फुल फॉर्म NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और आयोग लग गया, यानी यह इंस्टीट्यूशन भी है और आयोग भी है। शब्दों के रूपांतरण का संक्षिप्त रूप है। योजना आयोग ही अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। नीति आयोग का काम क्या है? तो सरकारी योजनाओं से जुड़ी दीर्घकालिक नीतियां बनाना तथा इन योजनाओं के लिए संसाधन का पता लगाना भी होगा। आगे देखिए, योजना आयोग के बारे में पहले जान लेते हैं। कैसे हम लोग पढ़ते हैं? पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उससे पहले पाषाण महापाषाण काल, फिर वैदिक काल, वैदिक काल का महाजनपद काल, फिर बौद्ध, जैन, फिर उसके बाद में किसको? हर्यक वंश के बाद में कौन आएगा? जल्दी बोलिए। तो पहले हर्यक वंश के बाद में कण्व वंश के बाद में अशोक, इससे पहले कौन? उसका नाम है नंद वंश। फिर अशोक का काल आएगा, यानी मौर्य वंश का शुंग वंश का सातवाहन होगा, सातवाहन काल। फिर गुप्त काल हर्षवर्धन का काल आता है। हर्षवर्धन के बाद में भारत की पश्चिमी सीमा पर क्या होगा? तो इस्लाम का आक्रमण शुरू होगा। बहुत सारे चौहान राजपूत जो अग्नि से उत्पन्न कहे जाते हैं, वो 3-4 हैं, वो सब लड़ते हैं। फिर दक्षिण का इतिहास अलग होता है। फिर मध्यकाल शुरू होगा, जब इस्लाम आ जाएंगे तो मध्यकाल शुरू होगा। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। फिर सल्तनत में 4 राजा होते हैं। पहले कौन था? गुलाम वंश। गुलाम के बाद खिलजी की क्रांति, खिलजी के बाद तुगलक से पहले कौन था? तो खिलजी के बाद उसका नाम था सैयद वंश। फिर सैयद के बाद अंत में तुगलक, और तुगलक के बाद सबसे अंत में कौन आता है? तो उसका नाम रहता है लोधी वंश। लोधी के बाद में बाबर के रूप में मुगल वंश की एंट्री होगी, यानी मध्यकाल खत्म हो गया। अब अंग्रेज आ गए तो आधुनिक काल, तो वही बात है। तो पहले योजना आयोग क्या है? यह इतिहास है। तो इस आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इस आयोग द्वारा ही देश के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं इस आयोग द्वारा बनाई गई। इस आयोग ने 1951 से लेकर 2000, 1951 में क्या किया था? इनका पहले बार योजना आयोग था, जिसका बजट कितना था? तो 2000 करोड़ रुपए से पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ की थी, 2000 रुपया। और इस आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नीति आयोग, इस आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ। याद कीजिए, योजना आयोग की खामियों और विवादों को दूर करने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि पहले योजना आयोग दो हम लोग को पढ़ना रहता है। क्या क्या? एक योजना आयोग और एक वित्त आयोग। वित्त आयोग तो अभी भी है ही, लेकिन योजना आयोग खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि योजना आयोग ये भी पैसा है, मान लेते हैं इसमें योजना आयोग, और यह मान लेते हैं वित्त आयोग। तो वित्त आयोग संवैधानिक बॉडी है, योजना आयोग असंवैधानिक बॉडी कहिए इसको, क्योंकि यह सिंपल प्रधानमंत्री और अपने मंत्रिमंडल में एक लेटर पास कर दिया और बन गया। यह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, और फिर भी यह पैसे में हस्तक्षेप बंटवारा कर देता था। जबकि यह काम किसका था? राज्यों को पैसे बांटने का अधिकार राज्य और केंद्र में। तो यही वित्त आयोग का अधिकार होना चाहिए था, जिसमें दोनों में क्या होता था? तो बार बार टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इसी कारण योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। देखिए, नीति आयोग का स्वरूप और शक्तियां। तो इसका अध्यक्ष कौन? तो प्रधानमंत्री होते हैं। शासकीय परिषद,
तो इसमें कौन कौन होगा गवर्निंग काउंसिल में? इसमें देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल यानी एलजी। तो कहाँ कहाँ के राज्यपाल होंगे अभी? तो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर यानी JNK, और कौन आएगा? लेह एंड लद्दाख, और जो पहले के यूनियन टेरिटरी थे वो सब के सब इसमें शामिल होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सामान्य अर्थों में समझा जाए तो जो शासकीय परिषद है यानी कि गवर्निंग काउंसिल है, तो इस गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होंगे? तो इस गवर्निंग काउंसिल में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल कहाँ के? जिस राज्य में, जिस यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी सामान्य से कहा जाए कि MLA, यानी जहाँ पर मुख्यमंत्री होता है तो वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। और जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होता जैसे चंडीगढ़ है, दमन दीव और नागर हवेली का तो एकीकरण हो गया, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ है, इन सब में क्या होता है? प्रशासक होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद, तो क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आएगा? रीजनल काउंसिल। तो रीजनल काउंसिल में इसका गठन विशिष्ट मुद्दों व आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो देखने के लिए किया गया। किसका? रीजनल काउंसिल का। और प्रधानमंत्री के निर्देश पर इन परिषदों की बैठक होती है। इसमें इससे संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल यानी LG इसमें शामिल होंगे। और इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष अथवा प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई व्यक्ति करेगा। क्लियर है? और विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होंगे? तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जिन्हें प्रधानमंत्री आमंत्रित करेंगे। तो ये क्या हो गया? इसका नीति आयोग का हम लोग स्वरूप देख रहे हैं। और इसका ढांचा क्या है? तो देखिए यहाँ पर 5वां, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा यानी फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। तो इस आयोग में अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष होगा एक। तो कहाँ? तो प्रायः जहाँ पर इसका मीटिंग होता है तो बारी बारी से उस राज्य के मुख्यमंत्री का भी नंबर चला आता है कभी कभी। सदस्य होंगे पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम 5, अंशकालिक सदस्य 2। इसमें अग्रणी विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों से संबंधित व्यक्ति रहेंगे। पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर, इसमें कौन होगा? तो केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री इसको नामित करेंगे। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कौन है? अभी तो अमिताभ कांत है। और यही नियुक्ति कौन? तो प्रधानमंत्री इसका भी नियुक्ति करेगा। और सचिवालय आवश्यकता के अनुसार बनाया जाएगा। क्लियर है? नीति आयोग का कार्य क्या है? देखिए, नीति आयोग में कार्यों की सूची बहुत लंबी है। इसके कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है। यह आयोग नीति निर्माण है, याद कीजिए, नीति का निर्माण करेगा, सिंपल थिंक टैंक है। संबंध में केंद्र व राज्य सरकारों को विभिन्न राजनीतिक व तकनीकी सलाह प्रदान करेगा तथा राज्यों की जरूरत व मुताबिक उनके लिए योजनाएं तैयार करना जिससे उन्हें बजट आवंटित हो सके। दूसरा, नीति आयोग ग्राम स्तर पर भी विश्व स्तरीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा, यानी यह योजना आयोग का अपोजिट है। योजना आयोग क्या था कि वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, वहीं से ऑर्डर दे दिए, इसके लिए इतना आवंटित, इस क्षेत्र के लिए इतना आवंटित, इस क्षेत्र के लिए इतना आवंटित। लेकिन नहीं, यहाँ पर ग्राम पंचायत या ग्रास रूट से ही मांगे जाते हैं सुझाव। और यह टॉप टू बॉटम नहीं है, यह बॉटम टू टॉप योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। क्लियर है? आगे देखिए, यह संस्था विभिन्न मंत्रालयों तथा केंद्र राज्य समन्वय में भी सहयोग करेगी। समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श एवं प्रोत्साहन देगा। आगे देखिए, इस योजना के द्वारा हर क्षेत्र में जैसे खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर कृषि उत्पादन में किसानों को उनकी उपज का लाभ मिलने वाले वास्तविक लाभ प्राप्त होगा, इसके लिए भी यह सुझाव देगा। इसके अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में यह आयोग कार्य करेगा। जिन मुद्दों पर अब तक सरकारों ने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया था वो यहाँ ध्यान केंद्रित करेगा। नए भारत को एक प्रशासनिक बदलाव की आवश्यकता है जिसमें यह आयोग निर्देश देने का कार्य करेगा। देखिए आगे, नीति आयोग का मूल्यांकन करते हैं थोड़ा सा। वर्ष 2015 में स्थापित हुआ नीति आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे युवा संस्थानों में से एक है। नीति आयोग नीति निर्माण के मोर्चे पर व्यापक बदलावों का वाहक बना है। देश में नीतिगत परिदृश्य में आयोग ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म
को एक नई गति प्रदान की है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को यह तार्किक बनाने, कौशल विकास, स्वच्छ भारत मिशन, कृषि विकास और डिजिटल भुगतान जैसे मसलों पर राज्यों के साथ चर्चा की गई है। इनमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 28 योजनाओं को चुस्त बनाया गया, उनको कोर योजना बना दिया गया। तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई, इसका नाम है पहल, डीबीटी योजना। केंद्र और राज्यों की साझेदारी वाली योजनाएं शुरू की गई। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए मानव पूंजी कायाकल्प के लिए सतत योजना जैसे पहल की तो बुनियादी ढांचा विकास के लिए राज्यों के लिए सतत सेवा सहयोग का यह आगाज किया है। नीति आयोग ने बीमारू सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, यानी बीमारू मतलब कैसा कि जो कर्ज के तले दब चुका है, उपक्रमों की सेहत सुधारने में भी अहम भूमिका निभाई। इसके तहत अभी तक एयर इंडिया सहित 30 से अधिक उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन एयर इंडिया की सरकार अब तक घूम रही कि भाई हम इसको बेच देंगे, लेकिन कोई नहीं खरीद पाया। तो खस्ताहाल और नुकसान में चल रहे 15 बीमारू उपक्रमों को बंद करने के प्रस्ताव पर भी यह मुहर लगाया है। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए भी आयोग ने व्यापक दृष्टिकोण और सतत विकास नजरिए के साथ पूर्वोत्तर में 7+1 राज्य याद कीजिए और हिमालयी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति के ढांचे की राह तैयार की। तो गृह मंत्रालय के तत्वावधान में 10 द्वीपों के लिए द्वीप विकास एजेंसी IDA की स्थापना की और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए GIS आधारित नियोजन का आगाज किया। नीति आयोग द्वारा तैयार किया नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक चिकित्सा शिक्षा में भारतीय चिकित्सा परिषद के पुराने ढरे वाली भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करके नए युग का यह परिवर्तन करेगा। इस तरह आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य देश में क्या है, उसको कुपोषण को मिटाना है। बहुप्रशंसित अटल इनोवेशन मिशन याद कीजिए में बच्चों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए स्कूलों में प्रयोगशाला शुरू की। तो अटल इनक्यूबेशन सेंटर से स्टार्टअप को तेजी से आगे बढ़ाने के गुर सिखाए जा रहे हैं, यानी कि नवाचार लाया जा रहा है। आंकड़ों की जरूरत पूरी करने के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स पोर्टल बनाने की भी बनाई गई है, तैयारी क्या है तो बन चुकी है। लेकिन नीति आयोग के समक्ष कुछ चुनौतियां भी है, जैसे सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में नीति आयोग के कार्य क्षेत्र अंतर्राज्य परिषद के कार्य क्षेत्र में कहीं कहीं टकरा जाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की घटनाओं को देखिए, प्रतिस्पर्धा संघवाद को प्रोत्साहन देने से पहले ही समृद्ध राज्यों को अधिक लाभ हो सकता है, जबकि पिछड़े राज्यों को ऐसे हानि हो सकती है। दूसरा, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया है, जिससे इसमें सहकारी हस्तक्षेप की अत्यधिक संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही तो सब कुछ है। रोजगार के अवसरों का सृजन, आर्थिक विकास की दृष्टि आदि चुनौतियां, यहाँ तक कि इसका 3 वर्षीय कार्यवाही एजेंडा भी आने वाली चुनौतियों हेतु अति विस्तारित दृष्टिकोण रखता है। यह अपनी अनुशंसाओं के व्यवहारिक पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता, जैसा कि नौकरशाहों के उत्तरदायित्व का निर्धारण, सरकार नागरिक अंतःक्रिया इत्यादि। ये इसके द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं के लिए आवश्यक है किंतु इन पहलुओं पर ध्यान न दिए जाने से ये अनुशंसाएं मात्र दस्तावेजों में दर्ज रह जाती हैं। नीति आयोग की संरचना को देखते हुए यह आशंका जताई जाती है कि इस पर नौकरशाही के हावी होने का खतरा है। नीति आयोग के साथ विभिन्न मंत्रालयों के संघर्ष का खतरा है, क्योंकि अनेक मुद्दों पर ओवरलैपिंग की संभावनाएं बनी रहेंगी। निष्कर्ष, नीति आयोग की सफलता मुख्यतः केंद्र राज्य समन्वयों पर निर्भर रहेगी। अतः केंद्र सरकार को राज्यों को अपने विश्वास में लेने का प्रयास करना चाहिए। नीति आयोग की व्यापक भूमिका एवं कार्यों को देखते हुए अधिक स्वायत्तता यानी ऑटोनोमस देना चाहिए। इसे वित्त आयोग की तरह संवैधानिक निकाय बनाना चाहिए। इस संबंध में अंतर्राज्यीय परिषद के साथ नीति आयोग का समन्वय एक वांछनीय कदम होगा। और अभी नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। क्लियर है। अगले बार मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।